तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोमोलिक्यूल। ठीक है, बायोमोलिक्यूल को हम लोग 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। इसमें मेन चीजें जो हैं, मेन चीजें जिसको हम बोलते हैं एंजाइम वाला पोर्शन जो है, जिसमें एंजाइम का एक्शन, एंजाइम के फैक्टर्स, वो सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो बायोमोलिक्यूल, बायो माने होता है बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म, और मॉलिक्यूल्स माने होता है कि केमिकल कंपाउंड्स, मतलब ऐसी चीजें जिनसे मिलके हमारी बॉडी बनी है उनको हम क्या बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल। या ऐसे केमिकल्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। अब ये बायोमोलिक्यूल्स की सबसे पहले हम बात करते हैं एनालिसिस की। तो एनालिसिस ध्यान रखना, एक एनालिसिस होगी बेटा ऑर्गेनिक चीजों की और एक एनालिसिस होगी इनऑर्गेनिक चीजों की। मैं मोटा मोटा बताऊंगा, बाकी चीजें, मेन चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ फास्ट रिकैप कर रहे हैं। ऑर्गेनिक चीजों के लिए हम लोग बेटा क्या करते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ध्यान आ रहा है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, जिसमें आप 2 तरीके के पूल्स बनाते हो। एक बनता है एसिड सॉल्युबल पूल और दूसरा क्या बनता है, एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो ये 2 तरीके के पूल्स बनते थे, एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल। उसके बाद इनऑर्गेनिक के लिए आप क्या करते हो, कैसी एनालिसिस करते हो, एश एनालिसिस करते हो, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह आपको मिलते हैं। तो ये 2 तरीके की आपकी एनालिसिस थी। अगर मैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड वाली बोलूं, जिसको आप बोलते हो एसिड सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल, तो एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल में सॉल्युबल में कौन आएगा, रिटर्नटेट आएगा या फिल्ट्रेट आएगा, फिल्ट्रेट आएगा। और एसिड इनसॉल्युबल में कौन आएगा, रिटर्नटेट। मतलब जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे एसिड इनसॉल्युबल में मिलते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो आपका न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे वो आपका क्या नाम है, लिपिड हो। लिपिड बेचारा मजबूरी में फंस गया। और एक चौथा बंदा और कौन है, पॉलीसेकेराइड, जिसके नाम में पॉली आ जाए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लिक एसिड, और पॉलीसेकेराइड मतलब बड़े वाले कार्बोहाइड्रेट्स, और साथ में लिपिड। अच्छा, लिपिड के बारे में क्वेश्चन आता है कि लिपिड एक ओरिजिनली बायो माइक्रोमोलिक्यूल है या बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, माइक्रोमोलिक्यूल है। ओरिजिनली कैसा है, माइक्रोमोलिक्यूल, बट ड्यू टू डिहाइड्रेशन उसकी जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो बड़ी सी ग्लोब्यूल्स बना लेती हैं और वो इजीली फिल्टर नहीं हो पाती हैं। हाँ या ना, कॉटन चीज क्लॉथ लेते हैं और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड CCl3COOH में हम उसको मोल्टन क्या नाम है उसको, हाँ, मॉर्टर एंड पेस्टल में लगा के कूट के और छान लेते हैं उसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। फिर एश एनालिसिस हो गई इनऑर्गेनिक चीजों के लिए। उसके बाद बात आती है इनऑर्गेनिक चीजों में कौन कौन चीजें, सॉरी क्या नाम है, एसिड सॉल्युबल चीजों में कौन कौन आएगा। तो इसमें अमाइनो एसिड वगैरह हम पढ़ते हैं। अमाइनो एसिड में याद रखना क्या नाम है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को याद रखना। एसेंशियल में और नॉन एसेंशियल में टोटल कितने अमाइनो एसिड्स हमने बताया आपको, जो नॉर्मल अमाइनो एसिड जो आपको याद करना है 20 में से 10 एसेंशियल्स में आते हैं और 10 नॉन एसेंशियल में आते हैं। फिर एसेंशियल में भी सेमी एसेंशियल भी मैंने आपको बताया था। सेमी एसेंशियल में कौन कौन आएगा, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन, याद आया, वेरी गुड। उसके बाद वो एसेंशियल में याद रखना, मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड की, एसेंशियल अमाइनो एसिड की एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, PTV टिम हॉल, याद आ रहा है, PTV टिम हॉल। इसमें क्या हो जाएगा, फेनाइलएलानिन, उसके बाद ट्रिप्टोफैन, वेलिन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई एसेंशियल, जिसमें से हिस्टिडीन और आर्जिनिन ये आपका किसमें आ जाता है बेटा, तो ये आपका आ जाता है सेमी एसेंशियल में। किसमें आएगा, सेमी एसेंशियल में। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, बेसिक अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड और न्यूट्रल अमाइनो एसिड। जहां पर एसिडिक आ रहा है, चाहे वो ग्लूटामिक एसिड बोले, चाहे वो एस्पार्टिक एसिड बोले, ये सारे के आपके क्या हो जाएंगे, एसिडिक अमाइनो एसिड। उसके बाद हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन ये क्या हो जाएंगे आपके बेसिक, 3 और 2 5। बाकी सारे के सारे जो बचे वो कौन से बचे, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, जिसका एक एग्जांपल एनसीईआरटी मेंशन करती है, वेलिन। ठीक है, उसके बाद सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सिस्टीन, मिथियोनिन, ऐसे करके छोटे छोटे एग्जांपल्स लिखाया है, वो सारी चीजें। उसके बाद लिपिड की अगर मैं बात करूं, थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा। लिपिड में अगर मैं देखूं तो लिपिड आर इसेंशियली नेचुरली माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स। लिपिड की बात करें तो लिपिड किससे मिलके बने होते हैं, तो लिपिड मिलके बने होते हैं बेटा COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, CH3 मतलब यहां पर RCH3 में बोल सकता हूं। RCH3 का मतलब क्या होगा, COOH प्लस CH3, और इसमें लगा दो R का ग्रुप। R ग्रुप मतलब नंबर ऑफ कार्बन, और इसमें CH3 में नंबर ऑफ कार्बन कितना हो सकता है बेटा, 1 to 19 कार्बन हो सकता है। कितना हो सकता है, 1 to
19 कार्बन। 1 to 19 कार्बन का मतलब ये है, अब यहां पर कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि अगर बताओ RCH में जो है 15 कार्बन है, तो 15 कार्बन में कौन सा लिपिड है, कौन सा फैटी एसिड है, तो क्या नाम बताओगे? पामिटिक एसिड। अच्छा, अगर उसमें 17 है, 17 है तो क्या बोलोगे? स्टेरिक एसिड। 19 है तो क्या बोलोगे? एरेकिडियोनिक एसिड, हाँ या ना? फिर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड ध्यान रखना। उसके बाद जो है आपका एसेंशियल के बाद वो आता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड। उसके बाद इसमें फैट और ऑयल और लिपिड के फॉर्मूले याद रखना, कब लिपिड बोलोगे, कब फैट बोलोगे, ये सारी चीजें। अच्छा, एक क्वेश्चन जो हर साल कंटिन्यूअसली आता है, जो आपका टेबल, जितने भी टेबल हैं या जितने भी यहां पर टेबल बनी हुई है, पूरे पेज नंबर 117 जो आपका डायग्राम्स बने हुए हैं, वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे डायग्राम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेबल बनी है जिसमें आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट से क्वेश्चन आता ही आता है। मेटाबोलाइट्स दो टाइप के होते हैं। मेटाबोलाइट्स क्या है? द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर नोन एज मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप, प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ध्यान रखना, those metabolites, those compounds which are produced by each and every living organism for their survival, मतलब जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगे उसको क्या है? इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं क्या मैं थोड़ी बहुत? जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट। जो कुछ लोग प्रोड्यूस करेंगे, चाहे वो आपका फंजाई हो, चाहे वो आपका बैक्टीरिया हो या कुछ प्लांट्स हो, तो ये लोग जो है प्राइमरी तो प्रोड्यूस सभी लोग करेंगे, लेकिन सेकेंडरी कौन करेगा? सम फंजाई, सम बैक्टीरिया एंड सम प्लांट्स। इसकी एक टेबल बनी हुई है। टेबल को ट्रिकी अंदाज में मैंने आपको याद कराया था, जिसमें सबसे पहले पिगमेंट्स है। पिगमेंट्स में कौन कौन है? एंथोसाइनिन, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स। उसके बाद मॉर्फिन, कोडीन, ये किसमें आएंगे? एल्कलॉइड्स में। किसमें आएंगे? एल्कलॉइड्स। मॉर्फिन, कोडीन किसमें आता है? एल्कलॉइड। क्वेश्चन दो तरीके से आता है। एक तो ये आएगा कि इनमें से कौन कौन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये वाला सेकेंडरी मेटाबोलाइट का कौन सा ग्रुप है। तो जैसे मॉर्फिन का कौन सा ग्रुप है, तो मॉर्फिन या इसका कौन सा ग्रुप है बताओ बेटा? एल्कलॉइड, हाँ या ना? उसके बाद दूसरा एल्कलॉइड के बाद आएगा एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल में कौन आएगा? लेमन ग्रास ऑयल। उसके बाद कौन सा ग्रुप है नेक्स्ट? टर्पिनोइड्स, मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स। उसके बाद कौन सा है बेटा? ड्रग्स, विनब्लास्टिन एंड कर्कुमिन। उसके बाद है लेक्टिन्स। लेक्टिन्स में कौन कौन आएगा? कॉन्केनवेलिन ए। उसके बाद है पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, जिसमें कौन आएगा? रबर, गम, सेलुलोज। समझ में आ रही बात? तो ये टेबल है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्या नाम है, सीधा एंजाइम की। एंजाइम्स, ध्यान से देखना मेरी बात। एंजाइम्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे। एंजाइम्स की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो एंजाइम्स जो है, पहला एंजाइम जो डिस्कवर किया गया था, पहला एंजाइम जो आइसोलेट किया गया था, वो बकनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आइसोलेट किया था, और उस एंजाइम का नाम था बच्चा जाइमेज। कौन सा एंजाइम पहली बार आइसोलेट हुआ था? जाइमेज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अगर देखें एंजाइम्स, तो एंजाइम्स को ही हम, एंजाइम्स की क्लास है, बड़ी क्लास, जिसको हम समझने से पहले पढ़ेंगे कैटलिस्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ऐसे केमिकल कंपाउंड्स, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसी चीजें जो आपके केमिकल रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? कैटलिस्ट। अब ये जो कैटलिस्ट होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं बच्चा। एक कहलाएंगे ऑर्गेनिक कैटलिस्ट और दूसरे कहलाएंगे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। क्या क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। तो एक हो गए ऑर्गेनिक, इन्हीं ऑर्गेनिक कैटलिस्ट को बेटा अपन बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे? बायो कैटलिस्ट। एक तरफ होते हैं आपके इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, दूसरी तरफ होते हैं ऑर्गेनिक या बायो कैटलिस्ट। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का मतलब ये होता है, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, दे कैन वर्क एट हाई टेम्परेचर। ये लोग कहां वर्क कर सकते हैं बेटा? हाई टेम्परेचर पर वर्क कर सकते हैं। और इन लोगों का हाई टेम्परेचर पर वर्क नहीं कर सकते, दे कैन वर्क ओनली ऑन देयर स्पेसिफिक टेम्परेचर। कहां पर वर्क करेंगे? स्पेसिफिक टेम्परेचर। जैसे स्पेसिफिक टेम्परेचर का मतलब यह है कि अगर कोई एंजाइम है जो मेरे माउथ में रहता है, या कोई एंजाइम है जो मेरे स्टमक में रहता है, या कोई एंजाइम है जो मेरे इंटेस्टाइन में रहता है, तो इनका स्पेसिफिक टेम्परेचर भी होना चाहिए और इनका स्पेसिफिक पीएच भी होना चाहिए। ये लोग हाई टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम एक्सेट्रा। तो ये सारे लोग हाई टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन बायो कैटलिस्ट या ऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है, वो अपने एक फिक्स टेम्परेचर पर काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में काम करने वाले एंजाइम्स का फिक्स टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। एक आध डिग्री ऊपर नीचे होगा, ये लोग एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर मैं देखूं तो एक ऐसा बैक्टीरिया है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं।
जब हम क्या नाम है वो पढ़ते हैं पीसीआर, तो वहां पर एक एंजाइम आता है जिसका क्या नाम है टैग पॉलीमरेज। वो टैग पॉलीमरेज 72 डिग्री सेल्सियस पर काम कर सकता है, क्योंकि उसका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जहां पर वो रहता था वो कहां रहता था 72 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। क्यों? उसका नाम क्या है? थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से निकाला गया था। खैर, अब हम बात करेंगे बायोकैटलिस्ट या एंजाइम्स के बारे में। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, यहीं पर लिखते हैं। स्पेसिफिक टेम्परेचर, दूसरी चीज इनका बेटा स्पेसिफिक पीएच। हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक पीएच होता है। मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। मोस्टली एंजाइम्स कैसे होते हैं बेटा? प्रोटीन्स, जिसमें से कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन के नाम पे आपके पास आ जाएगा टीलोमरेज। एक्सेप्शन के नाम पे आपके पास आ जाएगा राइबोजाइम, एटसेट्रा। तो ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन से नहीं बने होते। मोस्टली एंजाइम्स किससे बने होते हैं बेटा? प्रोटीन से। जैसे प्रोटीन के पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही एंजाइम्स के पास भी प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है, टर्शरी भी होता है और क्वाटरनरी भी होता है। बट जितने भी प्राइमरी स्ट्रक्चर के एंजाइम्स हैं या सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एंजाइम्स हैं, इनके पास एक्टिव साइट नहीं होती है। क्या नहीं होती बेटा? एक्टिव साइट नहीं होती है। किसके पास? प्राइमरी स्ट्रक्चर वालों के पास और सेकेंडरी स्ट्रक्चर वालों के पास। वहीं पर अगर मैं बात करूं टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इन दोनों के पास एक्टिव साइट होती है। क्या होती है? एक्टिव साइट होती है। जैसे प्रोटीन्स हमारे 4 टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, वैसे ही हमारे एंजाइम्स के भी कितने स्ट्रक्चर होते हैं? 4, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। बट प्राइमरी और सेकेंडरी के पास एक्टिव साइट नहीं होती है, टर्शरी, क्वाटरनरी के पास एक्टिव साइट होती है। उसमें से भी अगर मैं बोलूं मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं, मोस्टली वो किस शेप में होंगे? तो आप कहोगे टर्शरी स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे। किसमें पाए जाएंगे? टर्शरी विद ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। कैसे पाए जाएंगे बेटा? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में। याद करो, प्रोटीन्स ग्लोबुलर भी होती हैं और फाइब्रस भी होती हैं। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये कैसे होंगे? मोस्टली ग्लोबुलर प्लस टर्शरी स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे। और हर एंजाइम के पास अपनी एक एक्टिव साइट होती है। क्या होती है बेटा? एक्टिव साइट। इसी एक्टिव साइट को आप पॉकेट भी बोलते हो, और इसी एक्टिव साइट को आप क्रेविसेस भी बोलते हो, और इसी एक्टिव साइट को आप सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट भी बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चा? सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। अगर ये एंजाइम के पास एक्टिव साइट ना हो तो वो एंजाइम कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करवा सकता है, क्योंकि यही एक्टिव साइट है जहां पर सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, और वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? आपका एंजाइम। अब बात आती है कि हर एक एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक फिक्स टेम्परेचर है, हर एक एंजाइम का अपना एक फिक्स पीएच है। मोस्टली एंजाइम्स प्रोटीनेशियस होते हैं, लेकिन सम आर नॉट प्रोटीनेशियस। हर एक एंजाइम की अपनी एक फिक्स्ड एक्टिव साइट भी होती है। क्या होती है बेटा? फिक्स्ड एक्टिव साइट। फिक्स्ड एक्टिव साइट का मतलब यह है कि अगर एक एंजाइम है, फॉर एग्जांपल एक्स, वो सिर्फ ए से, ए नाम के सबस्ट्रेट से जुड़ रहा है, तो बी नाम के सबस्ट्रेट से वो नहीं बाइंड कर सकता है, क्योंकि उसकी एक्टिव साइट ए नाम के सबस्ट्रेट से ही जुड़ने के लिए बनी हुई है, बी नाम के सबस्ट्रेट से नहीं जुड़ सकता। सिंपल सा मॉडल है, सिंपल सा मॉडल। इसके काम को समझाने के लिए हम 2 मॉडल समझाते हैं, हाइपोथेटिकल मॉडल साइंटिस्ट ने बताए हैं। एक जिसको बोलते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? लॉक एंड की हाइपोथेसिस। अगर एक लॉक है, एक एंजाइम है, लॉक को हमने एंजाइम माना, क्या किसी भी टाइप का सबस्ट्रेट उस लॉक में, किसी भी टाइप का चाबी की उस लॉक में फंस सकती है क्या? नहीं। बोलो ना, किसी भी टाइप की कोई भी की किसी भी लॉक को खोल सकती है? नहीं। ऐसे ही कोई भी सबस्ट्रेट किसी भी एंजाइम से नहीं बाइंड कर सकता है। यहां पर क्या होना चाहिए? जैसा एंजाइम का एक्टिव साइट है वैसा ही सबस्ट्रेट होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यह है कि उसके जस्ट ऑपोजिट वाला हो। बेसिकली हर एंजाइम का एक्टिव साइट कैसा होगा? फिक्स्ड एक्टिव साइट होगा, दूसरा उससे सबस्ट्रेट नहीं बाइंड कर सकता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब छोटी सी एक बात और आती है एंजाइम के बारे में, जिसको बेटा अपन बोलते हैं टर्नओवर नंबर। क्या बोलते हैं? टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर का मतलब यह है
कि हर एक एंजाइम का अपना एक फिक्स टर्नओवर नंबर होता है। जैसे हर एक कंपनी का अपना एक फिक्स टर्नओवर होता है। टर्नओवर का मतलब कि कितना सामान आया, कितना सामान बिका, टोटल कितना पैसा कमाया, इसको अपन क्या बोलते हैं, टर्नओवर नंबर। तो मैक्सिमम टर्नओवर नंबर मतलब एक एंजाइम कितने सबस्ट्रेट को गिवन टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पा रहा है, उसको हम बोलेंगे उसका टर्नओवर नंबर। जैसे सबसे अभी हमने नाम हम लेते हैं ब्रीदिंग में कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम के एंजाइम का। किसका नाम लेते हैं बेटा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम के एंजाइम का। तो ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, इसका टर्नओवर नंबर मैक्सिमम होता है हमारी बॉडी में, और इसका टर्नओवर नंबर है बेटा 360 लाख पर मिनट। 360 लाख पर मिनट मतलब ये एक मिनट में 360 मॉलिक्यूल्स जो है वो सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है या करता है। ये इसका टर्नओवर नंबर है। अगर इसके काम को थोड़ा सा और अच्छे से समझना है तो आप ऐसे समझो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके जो कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, जिसको आप H2CO3 बोलते हो, अगर विदाउट एंजाइम बने, विदाउट कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो 600 मॉलिक्यूल्स पर आर बनते हैं। कितना बनता है? 600 मॉलिक्यूल्स पर आर। लेकिन अगर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम हम लगा दें, 200 मॉलिक्यूल्स पर आर, हाँ, और अगर हम ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज लगा दें तो ये कितना बनता है फिर? 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। इतना डिफरेंस है। मतलब एक जगह अगर मैं देखूं विदाउट एंजाइम 200 मॉलिक्यूल्स पर आर, और विद एंजाइम 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। इतना फर्क आ रहा है। एक जगह 200 मॉलिक्यूल एक घंटे में बन रहा है और एक जगह 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड में बन रहा है। तो अब समझ पाए इसका टर्नओवर नंबर 360 लाख क्यों है। मतलब एक मिनट में ये 360 लाख मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर रहा है इनटू देयर प्रोडक्ट। इतनी बातें क्लियर। तो ये एंजाइम की कुछ प्रॉपर्टीज हुई। एंजाइम को हम बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी बोलते हैं। एंजाइम लिविंग सिस्टम में काम करते हैं। लिविंग सिस्टम का मतलब ये हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काम करते हैं। हर एक एंजाइम का अपना एक फिक्स टेम्परेचर होता है अकॉर्डिंग टू दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी एंजाइम का 37 होगा, किसी का 78 होगा, किसी का 100 होगा। अच्छा, एंजाइम की फिक्स्ड एक्टिव साइट होती है। इसमें मैंने एंजाइम के फंक्शन में आपको एक चीज बताई, एक हाइपोथेसिस बताई जिसको हमने लॉक एंड की हाइपोथेसिस बोला। दूसरा एक और हाइपोथेसिस है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, जिसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है कोशलैंड। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस या कोशलैंड ये कहते हैं कि एंजाइम की एक्टिव साइट तो है लेकिन वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है। जैसे ही सबस्ट्रेट थोड़ा डिफरेंट काइंड का आएगा तो वो एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को उस सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। बट ये बात ज्यादा फॉलो नहीं होती, ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। ज्यादा एक्सेप्टेबल केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कौन सी है? लॉक एंड की हाइपोथेसिस। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ये देखने वाले हैं कि कैसे एंजाइम, विदाउट एंजाइम 200 मॉलिक्यूल्स थे, विद एंजाइम 6 लाख मॉलिक्यूल आ गए। तो एंजाइम ऐसा क्या करता है, कैसे करता है? हाउ डू एंजाइम डू सच हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस? एंजाइम जो है इतने हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कैसे चेंज करते हैं, यही हमें आगे देखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये इतना डिफरेंस आ कैसे रहा है? पता, ये जो मैंने कार्बोनिक एनहाइड्रेज बताया इसका 360 लाख पर मिनट है। इससे जो नेक्स्ट है ना उसका 50 लाख पर मिनट है कैटलिस्ट का। सोचो कितना डिफरेंस आ रहा है। एक 360 लाख पर मिनट मॉलिक्यूल बना रहा है और एक सिर्फ 50 लाख मॉलिक्यूल पर मिनट बना रहा है। वो हमारी बॉडी का सेकंड नंबर का एंजाइम है कैटलिस्ट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये था बेटा कि एक जगह 200 मॉलिक्यूल्स पर आर है और एक जगह 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड है। ये इतना डिफरेंस आ कैसे रहा है? हाउ, कैसे? तो यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा ये है कि जो एंजाइम्स हैं, ध्यान से देखना बेटा, जो एंजाइम्स हैं दे रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी। किसको रिड्यूस करते हैं बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब किसी रिएक्शन को, किसी काम को आप स्टार्ट करोगे तो उसमें लगने वाली एनर्जी को आप क्या बोलते हो? एक्टिवेशन एनर्जी। एक बार वो काम होने लगा तो फिर वो काम होता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये चेयर है, ठीक है, ये यहां रखी है। अब इसको जब मुझे खिसकाना है तो सबसे ज्यादा फोर्स मुझे तब लगाना पड़ेगा जब इसका खिसकना स्टार्ट होगा, ये फोर्स। लेकिन एक बार जब ये खिसकने लगी तो फोर्स कम लगा। लेकिन अगर मैं यहां पर थोड़ा सा लिक्विड चीज डाल दूं, पानी डाल दूं, ऑयल डाल दूं, ग्रीस डाल दूं, तो अब ये आसानी से खिसकती हुई चली जाएगी। यही काम करता है एंजाइम। एंजाइम का काम क्या है? रिडक्शन ऑफ
एक्टिवेशन एनर्जी। क्या करेगा बेटा? रिडक्शन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इससे रिलेटेड आपके सिलेबस में ग्राफ है। ग्राफ का मतलब ये है कि एक हमने वाई एक्सिस लिया और एक हमने एक्स एक्सिस लिया, ठीक है। यहां पर हमने फॉर एग्जांपल यहां पर हमने अपना सबस्ट्रेट लिया। क्या लिया? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के बाद ध्यान से देखना, ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। क्या बना बच्चा? प्रोडक्ट। अब जो सबस्ट्रेट से एक ऐसा स्टेज बीच में आपको देखने को मिलेगा जहां पर ना तो वो सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट है, ना तो वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट है, और इसी स्टेज को बेटा हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज। क्या बोलते हैं बच्चा? ट्रांजिशन स्टेज। क्या बोलेंगे? बोलो, जोर से बोलो, ट्रांजिशन स्टेज, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेज है, ये ट्रांजिशन स्टेज कब पहुंची? जब आपकी मतलब जब वो चेयर थी, ना तो वो स्टॉप थी, ना तो वो खिसक रही थी, बीच में पहुंच गई थी, तो उसको आप बोलते हो ट्रांजिशन स्टेज। तो ये ट्रांजिशन स्टेज तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी लगती है बेटा, इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ये ग्राफ नीट का फेवरेट है यहां से, इस चैप्टर से। एक्टिवेशन एनर्जी। अभी हमने कोई भी एंजाइम नहीं लगाया, मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। क्या लिख सकता हूं बच्चा? एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है। ये बताओ, यहां पर मैं लिख सकता हूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिख सकता हूं? हर एक सबस्ट्रेट, हर एक चीज के पास अपनी क्या है? अपनी फिक्स पोटेंशियल एनर्जी है। सबस्ट्रेट ने इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और जब ये प्रोडक्ट बनने लगा तो इसने एनर्जी को लूज किया, लेकिन जितनी एब्जॉर्ब करी थी उससे ज्यादा लूज किया कि उससे कम लूज किया? ज्यादा लूज किया। मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई कि एंडोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कहीं एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, अब ध्यान से देखना, मैंने फॉर एग्जांपल इसको एंजाइम दिया। जैसे ही मैंने इसको एंजाइम दिया तो ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी इसको जितना ये इसका क्या आ गया? ट्रांजिशन स्टेज आ गया। कौन सा स्टेज आ गया बेटा? ट्रांजिशन स्टेज। लेकिन अभी इसको जितना एक्टिवेशन एनर्जी लगी, अब उससे कम लगी कि उससे ज्यादा लग रही है? कम लग रही है। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये विद एंजाइम है या विदाउट एंजाइम है? विद एंजाइम। तो देख रहे हो आप, साफ साफ सामने देख सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम क्या होती है? कम होती है या ज्यादा होती है? कम होती है, कंपैरिजन टू विदाउट एंजाइम। और ये आपका प्रोडक्ट जाके क्या हो गया? बन गया। ऐसा ही एक सेम ग्राफ आपको बना सकता है नीट, बस प्रोडक्ट को उठा के यहां सबस्ट्रेट के लेवल के ऊपर रख देगा। तो बताओ वो रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी? एंडोथर्मिक होगी। अगर प्रोडक्ट नीचे है, सबस्ट्रेट ऊपर है, यहां पर क्या लिखा है? प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन लिखा है, पूछ लेता है। एक्स एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर क्या है? प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन। ठीक, इतनी चीजें होती हैं हमारी कंप्लीट। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कम होगी, कैसे ज्यादा होगी, ये सारी चीजें। अच्छा, एक चीज और है कि हमसे ये भी पूछता है कि बताओ केएम वैल्यू क्या है, केएम वैल्यू का क्या फर्क पड़ता है? केएम वैल्यू जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो हम एक नई चीज समझने वाले हैं बेटा, व्हाट इज केएम वैल्यू। क्या समझने वाले हैं? केएम वैल्यू। देखो, केएम वैल्यू, दो बंदे थे, मिकेलिस मेंटन, ठीक है। इन्हीं की वजह से हमने दे दिया मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है, मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट, ठीक। इनकी वजह से, इनमें हम केएम वैल्यू होती क्या है पहले ये समझेंगे। देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ये फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है। यहां पर हमने लिया अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, या अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहां पर हम ले सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्या ले सकते हैं बच्चा? थोड़ा थोड़ा बोलते जाओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। और यहां पर हमने लिया वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। क्या लिया बच्चा? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। मतलब सवाल सीधा ये है कि वाई एक्सिस पर क्या लिया, इधर देखो सामने, वाई एक्सिस पर क्या लिया और एक्स एक्सिस पर क्या लिया। तो एक्स एक्सिस पर हम क्या लेते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। वाई एक्सिस पर क्या लेते हैं? वाई एक्सिस पर क्या लेते हैं? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, इसका ये मतलब है कि कितने अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते जाओगे, फॉर एग्जांपल मैं एक एंजाइम हूं, मैं एक हलवाई हूं,
मुझे बूंदी मिली, मैंने लड्डू बनाना शुरू किया। अगर बूंदी कम होगी तो लड्डू बनने का रेट भी क्या होगा, कम। लेकिन जैसे जैसे आप बूंदी बढ़ाते जाओगे लड्डू बनने का रेट बढ़ता जाएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। देखो जैसे जैसे बूंदी बढ़ती गई रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। लेकिन अब तुम मेरे पास बहुत सारी बूंदी लगा दो, लेकिन मेरी जितनी एक्टिव साइट है, लड्डू बना जितनी मैं साइट से सकता था वो सारी कंप्लीट हो गई, तो अब रेट क्या हो जाएगा, आप कितना भी अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज कर दो लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन अब क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और इसी को आप बोलोगे वी मैक्स। क्या बोलोगे बच्चा, वी मैक्स। ये मैंने हाइपोथेटिकली मान लिया कि वी मैक्स यहां आया। ध्यान से देखना, केएम ये नहीं है, वी मैक्स बाई 2, ये क्या कहलाएगा बच्चा, वी मैक्स बाई 2। वी मैक्स बाई 2 का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एट 50%, एट हाफ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो बस यही है केएम वैल्यू कि द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट विच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट वी मैक्स बाई 2 रिएक्शन। मतलब 50% वेलोसिटी पहुंचाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट चाहिए, उसी को हम बोलते हैं बेटा केएम वैल्यू। क्या बोलते हैं, केएम वैल्यू। मतलब यह है कि 50% रेट ऑफ रिएक्शन कितना पहुंचाना था हमें, V मैक्स बाई 2। और ये V मैक्स बाई 2 तक पहुंचाने के लिए जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, उसी को हम बोलते हैं केएम वैल्यू, मिकेलिस-मेंस्टन कांस्टेंट। अब एक बात समझो, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ V मैक्स बाई 2 एंड Km? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब किसी भी रिएक्शन में के रेट को निकालने के लिए मैं अगर ये पूछूं कि बताओ Km अगर ज्यादा होगा तो उस एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा है या कम है, Km अगर कम है तो उस एंजाइम की एक्टिविटी स्लो है या फास्ट है। एंजाइम की एक्टिविटी कैलकुलेट करते हो ना कि ये एंजाइम की एक्टिविटी फास्ट है या स्लो है। तो एक बात बताओ, ये कोई एंजाइम था जिसको सिर्फ इतना Km लगा, अगर मैं नेक्स्ट एंजाइम की बात करूं जिसको जो है हाइपोथेटिकली मान रहा हूं, उसने भी रेट ऑफ रिएक्शन को V मैक्स पहुंचाया, उसने भी V मैक्स बाई 2 पहुंचाया, लेकिन एक बात बताओ, इसको V मैक्स बाई 2 के लिए Km ज्यादा लगा या कम लगा, ज्यादा लगा। मतलब इसकी एक्टिविटी पहले वाले एंजाइम से कम है कि ज्यादा है, कम है। भाई मैं कम बूंदी में ज्यादा तेज स्पीड से लड्डू बना रहा हूं, दूसरा वाला आया उसको ज्यादा बूंदी लग रही उतने ही लड्डू बनाने के लिए, तो एक्टिविटी किसकी अच्छी है, 1 किलो बूंदी में मैंने ज्यादा लड्डू बनाए, दूसरा इंसान आया उसको 2 किलो बूंदी लग रही है उतने ही टाइम में उतने ही लड्डू बनाने के लिए, तो ज्यादा अच्छा कौन काम कर रहा है, पहले वाला ना। तो वही मैं कह रहा हूं, पहले वाले को Km इतना लगा, दूसरे वाले को Km ज्यादा लगा। तो याद रखना Km या V मैक्स बाई 2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द Km। हाँ या ना, इनवर्सली का मतलब यह है कि जितना V मैक्स बाई 2 होगा, जितना V मैक्स बाई 2 के लिए आपको Km जितना ज्यादा लगेगा, एंजाइम की एक्टिविटी उतनी ही डाउन होगी, उतनी ही कम होगी, और जितना Km कम लगेगा उतना ही आपके एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब चलो हमने ये देखा, तो अब हम देखने वाले हैं, इतना देख लो एक बार, समझ लो कैसे एंजाइम काम करते हैं, क्या Km होता है, क्या V मैक्स होता है, क्या V मैक्स बाई 2 होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी को हम बोलते हैं V मैक्स, और उसकी हाफ को क्या बोलते हैं बेटा, V मैक्स बाई 2। क्या बोलेंगे, V मैक्स बाई 2। अरे हाँ या ना, जितना आधा लग रहा है, आधा अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। अब इसी Km अगर समझ में आ गया है तो Km से ही आपको 3 चीजें समझाने वाला हूं। Km से ही आपको क्या नाम है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन समझना है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन समझना है, और इफेक्ट समझना है, इफेक्ट ऑन द एंजाइम एक्टिविटी। तो बताओ, इफेक्ट ऑन द एंजाइम एक्टिविटी, Km जितना ज्यादा एंजाइम की एक्टिविटी उतना कम, और Km जितना कम एंजाइम की एक्टिविटी उतना ज्यादा। अभी समझ में आया? जो इफेक्ट पढ़ते हो ना, 3 टाइप का, टेम्परेचर पढ़ते हो, पीएच पढ़ते हो, और ये अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट पढ़ते हो। अभी अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट वाला क्लियर हुआ ना? ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑन द एक्टिविटी। इसको थोड़ी देर लिखा रहने देते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है चीजों का। एक चीज और ध्यान रखना बच्चा, यहां पर कंफ्यूजन के लिए आपको पूछता जरूर है कि एक्स एक्सिस पर क्या है और वाई एक्सिस पर क्या है, जरूर पूछता है क्वेश्चन। तो आप उनको मत याद रखना, आप इनको याद रखना। Km मैंने किधर लिखा, बस ये याद रखो, एक्स एक्सिस पर लिखा कि वाई एक्सिस पर लिखा, एक्स एक्सिस पर लिखा। Km क्या है,
अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। तो अगर अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इधर है तो वेलोसिटी हमेशा वाई एक्सिस पर ही रहेगी, चाहे कोई भी इफेक्ट आप पढ़ रहे हो, चाहे टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे पीएच का इफेक्ट पढ़ रहे हो, वेलोसिटी हमेशा किधर रहेगी, वाई एक्सिस पर। वेरी गुड। चलो अब हम देखते हैं क्या नाम है, टेम्परेचर का इफेक्ट। किसका इफेक्ट देखेंगे बच्चा, टेम्परेचर। टेम्परेचर के इफेक्ट के लिए सिंपल सी बात है, हमने वाई एक्सिस क्लिक किया, एक्स एक्सिस क्लिक किया। बताओ वाई एक्सिस पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन फिक्स्ड है। वाई एक्सिस पर क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, और एक्स एक्सिस पर क्या रहेगा, टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल मैंने यहां से 1 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक माना, अपनी बॉडी का मेरा टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। मैं अपनी बॉडी के एंजाइम की बात कर रहा हूं, तो बताओ मेरे एंजाइम में, मेरी बॉडी के एंजाइम का मैक्सिमम आउटपुट कहां होगा, 37 डिग्री सेल्सियस पर होगा। उससे कम होगा तो भी एक्टिविटी क्या होगी, कम, उससे ज्यादा होगा तो भी एक्टिविटी क्या होगी, कम। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब 37 पहुंचेगा तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और जैसे ही 37 से आगे बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फिर से कम हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये जो मैक्सिमम आया इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमम। क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी कैसी आएगी, मैक्सिमम आएगी। कैसी आएगी, मैक्सिमम। सेम दूसरा जो इफेक्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पीएच का। किसका पढ़ेंगे, पीएच का। इन टेम्परेचर का तो फिर भी ठीक था, इधर क्या आएगा बच्चा, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। समझ पा रहे हो। और इधर क्या आएगा, पीएच। टेम्परेचर का तो हमारी बॉडी में चलो ठीक है 37 है। एक जगह ऐसा है कि जब मेल में हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो उसको कम लगता है, 35 अराउंड 34.5 अराउंड लगता है, तो बॉडी से बाहर चला गया। लेकिन पीएच का तो और चेंज है। पीएच की अगर मैं बात करूं तो माउथ में 6.8 पीएच चाहिए, स्टमक में बात करूं तो 1.8 चाहिए, इंटेस्टाइन में बात करूं तो 7.8 चाहिए। हर एंजाइम का अपना एक फिक्स पीएच है। तो अगर एंजाइम का अपना एक फिक्स ऑप्टिमम पीएच होगा तो उसकी एक्टिविटी कैसी होगी बेटा, मैक्सिमम, और उससे कम होगा तो उसकी एक्टिविटी कैसी हो जाएगी, मिनिमम। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये जो पीएच होगा जहां पर इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी होगी इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम पीएच। क्या बोलेंगे बच्चा, ऑप्टिमम पीएच। और यहां पर जो एक्टिविटी होगी वो कैसी होगी, मैक्स। क्लियर है। तीसरा यहां पर देखो, इसी ग्राफ में हम देखते हैं। चलो ये हो गया। तीसरा आपसे पूछता है, इफेक्ट में ही पूछता है, इफेक्ट ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम में। तीसरा आपसे पूछेगा अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। क्या पूछेगा बच्चा, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, या सही से लिखें अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की मैं बात करूं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में कहता है, सिंपल सी बात है, कहता क्या है कि जैसे जैसे आप अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बिल्कुल इंक्रीज कर दोगे, लेकिन अब इससे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं हो सकता। और वो जो फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन है उसी को आप क्या बोलते हो, वी मैक्स बोलते हो। और उसके हाफ को क्या बोलते हो, वी मैक्स बाई 2। और जितने अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट पे वी मैक्स बाई 2 मिलता है उसको क्या बोलते हो, केएम वैल्यू। बस वही देखना है। इधर क्या है, एक्स एक्सिस, जल्दी बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। और इधर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। अरे हाँ या ना, ठीक है। मैंने क्या बोला आपसे कि जैसे जैसे आप अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज करते जाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि अब बढ़ना बंद हो जाएगा, और इसी को आप क्या बोलोगे, वी मैक्स। और हाफ वाले को क्या बोलोगे बेटा, वी मैक्स बाई 2। और जितने अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट पे वी मैक्स बाई 2 मिल रहा है उसी को आप क्या बोलोगे, केएम वैल्यू। हाँ या ना, ठीक, वेरी गुड। अब हम देखेंगे, ये इफेक्ट भी हो गया, सारी चीजें हो गई। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर। बीच में कुछ और तो नहीं बच रहा है ना, जल्दी बताओ। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कैसे एंजाइम काम करता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन आसान है क्योंकि उसका हम मैकेनिज्म ऑलरेडी बता चुके हैं ताले चाबी वाले से। बट हाँ, एनसीईआरटी की लाइंस कंप्लीट नहीं हुई है, बोल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, एंजाइम देखो, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन क्या है, मैकेनिज्म, एंजाइम कैसे काम करते हैं। बड़ा ही आसान तरीका होता है एंजाइम के काम करने का। सबसे पहले स्टेप्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमारा एक एंजाइम है, ये उसकी कौन सी साइट है बेटा, एक्टिव साइट है। कौन सी साइट है, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट का मतलब ऐसी साइट जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। दूसरी एंजाइम के पास एक और साइट हो सकती है और इसको बेटा हम बोल सकते हैं रेगुलेटरी साइट। क्या बोलेंगे, रेगुलेटरी साइट। या इसी को हम बोल सकते हैं एलोस्टेरिक साइट। कौन सी साइट बोलेंगे, एलोस्टेरिक साइट। यहां पर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करता, बट हाँ ये एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। अब देखो आगे, एक्टिव साइट है,
एक्टिव साइट के बाद यहां पर फॉर एग्जांपल हम मान लेंगे इसी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होना चाहिए, सबस्ट्रेट। कॉम्प्लीमेंट्री ताला चाबी, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, सबस्ट्रेट इससे बाइंड करेगा, किससे बाइंड करेगा, एक्टिव साइट से। तो जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड करेगा तो यहां पर बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा बच्चा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये आ गया आपका सबस्ट्रेट और यहां पर ये जो बन गया उसको हम क्या बोलेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा आलसी हूं मैं, ईएस कॉम्प्लेक्स समझ गए। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इसी में आपका शुरू हो जाएगा बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या शुरू हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या शुरू होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग। और यहां से एक नई स्टेज आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे बच्चा ट्रांजिशन स्टेज। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेज। यहां पर ना तो ये सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट रहा, ना तो ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट रहा, और इसको हमने बोला ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेज अगर सही से लिखना चाहो तो आप बॉन्ड ब्रेकिंग यहां से शुरू हो जाती है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप चाहो तो लिख सकते हो कि ट्रांजिशन स्टेज में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन। ओल्ड बॉन्ड्स टूटेंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे। ध्यान रखना, पहले ओल्ड बॉन्ड्स टूटेंगे, बाद में नए बॉन्ड बनेंगे। ये कहलाई आपकी ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेज के बाद क्या होगा, आपका जो सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। और यहां पे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये आपका रहा प्रोडक्ट। क्या रहा, प्रोडक्ट। अब इसको आप बोलेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे बच्चा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और बाद में क्या होगा, ये एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये फ्री एंजाइम आ जाएगा, फ्री एंजाइम, और साथ में ये आपका आ जाएगा प्रोडक्ट। क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। और एंजाइम इज रेडी फॉर द न्यू सबस्ट्रेट। मतलब एंजाइम जो है वो कभी भी किसी भी रिएक्शन में यूज नहीं होते हैं। ना तो एंजाइम किसी रिएक्शन को इनिशिएट करता है, ना तो एंजाइम किसी रिएक्शन को स्टॉप करता है, ना स्टार्ट करता है। इट ओनली एक्सिलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या करता है, एक्सिलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। ना तो स्टार्ट करेगा और ना तो स्टॉप करेगा, हाँ या ना। ये एंजाइम दूसरी रिएक्शन में जाके फिर से यूज हो जाएगा। एंजाइम कभी भी किसी रिएक्शन में यूज नहीं होता है। सिर्फ एंजाइम आएगा, सबस्ट्रेट को पकड़ेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, बात खत्म। फिर से उस प्रोडक्ट को छोड़ेगा, नए सबस्ट्रेट को पकड़ेगा, फिर से वही काम शुरू हो जाएगा, हाँ या ना। अब हम देखेंगे इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी। देख लो यहां तक कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी है? इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी।